एपिसोड 6 जेल हॉर्स। अपनी माँ के साथ बात करने के दौरान इश्क अपनी सारी टेंशन्स भूल गई थी। वह केवल अपनी माँ के साथ इस समय क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर रही थी। उन दोनों ने साथ में मिलकर रात का खाना बनाया था और एक साथ मिलकर ही खाया था। हालांकि इश्क बस मदद कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ से बेहतर खाना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। और अगर उसने अपनी माँ के खाने में ज्यादा उंगलबाजी की तो उनका स्वादिष्ट खाना खराब हो जाएगा। इसीलिए वह बस पीछे से एक सपोर्टर की तरह अपनी माँ की मदद कर रही थी, और वह जो सामान की मांगती वह उनके पास पहुंचा दिया करती थी। उन दोनों ने डाइनिंग टेबल पर हंसते हुए और इधर-उधर की बातें करते हुए अपना डिनर एंजॉय किया। आखिरकार डिनर खत्म हुआ। इश्क एक अंगड़ाई लेकर उठती है और कहती है, मुझे बहुत कस के नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इश्क थके हुए पैरों से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है और उसकी माँ उसे घूर कर देखते हुए कहती है, पागल लड़की, कितनी बार कहा है तेरे झूठे बर्तन सिंक में रख कर जाया कर, लेकिन नहीं, तू यही टेबल पर छोड़ कर चली जाती है। कहीं कल को ऐसा ना हो कि तुझे अपने छोटे मोटे काम खुद ही करने पड़े तो तेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रही है, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं आपको अपने साथ दहेज में ले जाऊंगी। इश्क हंसते हुए ऐसा कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है, लेकिन पहले कदम के साथ ही उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। उसे आज अपने कमरे में एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी, एक स्ट्रांग खुशबू जो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। पर उसे यह खुशबू कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसने इस खुशबू को पहले भी कहीं महसूस किया है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। उसकी भौंहें सिकुड़ गई थी। वह बस हैरानी से अपने कमरे को देखे जा रही थी। उसके कमरे में या तो मेड आती है सफाई करने के लिए या फिर उसकी माँ आती है, इसके अलावा उसके कमरे में और कोई नहीं आता है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी है जो उसके कमरे में दाखिल हुआ है। पूरे दिन की थकान के बाद उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि उसने यह खुशबू कहाँ महसूस की थी। कमरे में आने के साथ ही वह अलमारी से अपना नाइट गाउन निकालती है और उसे कुर्सी पर रखती है। ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसने अपने हाथों से वॉच निकाली, अपनी उंगलियों में पहनी हुई रिंग निकाली, कानों के ईयररिंग्स निकालकर उसने ईयररिंग्स बॉक्स में रखे और उसके बाद एक गिले टिश्यू पेपर से वह अपने चेहरे को साफ करने लगी। इश्क अपने चेहरे की हाइजीन को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती थी। वह हमेशा से ही अनहेल्दी खाने से जितना हो सके उतना दूर रहती थी। किसी फेमस आयुर्वेदिक ब्रांड कंपनी का फेस वॉश से लेकर हेयर वॉश तक वही यूज करती थी। उसके लिए हाइजीन बहुत मायने रखता था। गिले टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करने के बाद उसने एक सीरम उठाया और उसके कुछ बूंद को अपने चेहरे पर डालकर लगाने लगी। पर तभी एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई बालकनी के पास खड़ा है। आईने में एक हल्की सी परछाई उसने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही देखी थी, लेकिन वह परछाई इतनी डरावनी थी कि उसकी सांसें तेज हो गई थी और वह घबराते हुए बालकनी की तरफ देखने लगी थी। इश्क ने पास में रखा हुआ एक फूलदान उठा लिया और उसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वह बालकनी के पास जाने लगी। उसे लगा कोई बालकनी में है, शायद वह कोई चोर हो सकता है या फिर कोई मर्डरर हो सकता है या वह कोई साइको किलर। बालकनी के पास पहुंचकर उसने एक झटके से बालकनी के पर्दे हटा दिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बस इश्क के लगाए हुए उसके वह प्लांट थे।
जिसमें सुंदर सुंदर फूल आया करते थे और उसके एक दो शोपीस जो उसने बालकनी में सजावट के लिए रखे हुए थे। बाकी इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। इश्क कितनी डर गई थी कि उसके माथे पर पसीना निकल आया था। वह घबराते हुए अपने दिल को शांत करती है और अपने मन में कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वह परछाई कैसी थी? कहीं यह मेरे मन का वहम तो नहीं है? उसके बाद इश्क ने खुद को ही पागल साबित करते हुए अपने दिमाग को झटका और वापस अपने कमरे में आते हुए उसने वह शोपीस अपनी जगह पर रखा और खुद को ही डांटते हुए कहने लगी, क्या कर रही है इश्क? तू एक साइकियाट्रिस्ट है और ऐसे में अगर तू यह पागलों जैसी हरकतें करेगी तो लोग तुझे ही पागल कहेंगे और कहेंगे कि तेरा खुद का दिमाग खराब है। और जो खुद दिमाग से पागल है वह लोगों का इलाज कैसे करती होगी? इश्क खुद के ख्यालों को झटकते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने नाइट सूट में थी। उसने शिनचैन के जैसा नाइट सूट पहना हुआ था, नीचे से खुला हुआ पजामा और ऊपर नाइट सूट। वापस से आईने के पास आकर उसने अपने सारे बालों को इकट्ठा किया और वहां पर एक रबर बैंड लगाया। खुद को तरोताजा महसूस करके इश्क ने एक मुस्कान के साथ खुद को आईने में देखा और फिर अपने बेड की तरफ बढ़ गई। एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर किया और आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी। यह उसका रोज का ही था। रोज काम से आने के बाद वह इतनी थक जाती थी कि जल्दी सो जाती थी और अगले दिन उसकी आंख सुबह ही खुलती थी। लेकिन आज उसे आधी रात को ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे ठंड लग रही है। उसके पैरों में ठंड चढ़ रही है और धीरे धीरे वह ठंड उसके पूरे शरीर को जकड़ रही है। इश्क को लगा शायद यह भी उसकी कल्पना है। लेकिन जब उसकी नींद कसमसाते हुए खुलती है और वह महसूस करती है कि यह उसका सपना नहीं है बल्कि उसे सच में ठंड लग रही है, तो वह हैरानी से अपनी आंखें खोलती है। इश्क हैरान होकर अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और वह देखती है कि वह सच में ठंड से कांप रही है, क्योंकि उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ है और उसके शरीर में सच में एसी की ठंड चढ़ रही थी। इसीलिए वह ठंड से कांप रही थी। इश्क हैरान हो जाती है, यह कैसे हो सकता है? वह रोज ब्लैंकेट लेकर सोती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिर गया है। शायद आज नींद में ही उसने अपने ब्लैंकेट को जमीन पर गिरा दिया होगा। पर जैसे ही इश्क अपना ब्लैंकेट लेने के लिए झुकती है, अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह हैरान हो जाती है। वह अपना चेहरा नीचे झुका कर देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके नाइट सूट के नीचे से 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका पेट का पूरा हिस्सा दिख रहा था। इश्क बुरी तरह से डर जाती है। यह कैसे हुआ है? वह तो अपने पूरे कपड़े सही से पहनकर सोई थी। नाइट सूट के सारे बटन उसने बंद किए थे, तो फिर उसके बटन कैसे खुल गए? और अगर उसकी नींद सही समय पर नहीं खुली होती तो क्या उसके ऊपर के भी 2 बटन खुल चुके होते? यही सोचकर इश्क हैरान हो गई थी, क्योंकि वह रात में इनरवियर पहनकर नहीं सोई थी। बस यह एहसास होते ही इश्क बुरी तरह से कांपने लगती है। यह क्या हो रहा है उसके साथ? इश्क डर जाती है। वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वह जल्दी से अपने नाइट सूट के सारे बटन बंद करती है और घबराई हुई नजरों से इधर-उधर देखती है। वह कमरे में अकेली थी। इस वक्त कोई भी नहीं था। एसी भी उसी टेम्परेचर पर चल रहा था जिस पर इश्क ने ही लगाया हुआ था।
और इसके अलावा सारी खिड़की दरवाजे भी बंद थे। तो फिर इश्क के साथ यह सब कैसे हुआ? इश्क ने अपने मन में काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन फिर बाद में उसने यही सोचा कि शायद नींद में ही उसने ब्लैंकेट को नीचे फेंक दिया होगा और शायद गलती से वह अपने शर्ट के बटन ठीक से बंद करना भूल गई होगी। इसी बात की तसल्ली देकर वह एक बार फिर से सो गई थी और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घड़ी में इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। अपने रोज के रूटीन के हिसाब से वह उठती है, योग करती है और उसके बाद रेडी होकर नीचे आ जाती है। हमेशा की तरह नीचे आने के साथ ही उसकी नाक में उसकी माँ के हाथ के बने खाने की खुशबू आने लगती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास जाती है, जो उसके लिए नाश्ता बना रही थी। अपनी माँ के पास जाकर वह पीछे से अपनी माँ को गले लगाती है और उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा मेरी जान। इश्क की माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, और नींद अच्छी आई रात में? अपनी माँ के सवाल करने पर इश्क हैरान हो जाती है। सुबह उठने के बाद वो रात वाला वाक्य भूल गई थी, लेकिन जब उसकी माँ ने यह सवाल किया तो उसे वह फिर से याद आ जाता है। पर वह माँ को इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नींद आई और अब बहुत तेज भूख भी लग रही है। चलो जल्दी से दिखाओ आपने क्या बनाया है। तेरा घास फूस, इश्क की माँ ने कहा। तो इश्क चिढ़ते हुए कहती है, माँ उसे घास फूस नहीं कहते हैं, वेजिटेबल सलाद कहते हैं। टेबल पर बैठकर इश्क नाश्ता कर रही थी। उसके पास वेजिटेबल सलाद, वेज कटलेट और दूध रखा हुआ था। वह जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। तो उसकी माँ ने ब्रेड पर बटर लगाते हुए कहा, नाश्ता तो ढंग से कर ले, आज तो तुझे हॉस्पिटल जाने में भी लेट नहीं हो रहा है। इश्क दूध का गिलास खत्म करते हुए कहती है, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, आज तो मुझे जेल जाना है। जैसे ही उसकी माँ ने यह सुना उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह घूरते हुए इश्क को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तू जेल जा रही है? इश्क हंस देती है और कहती है, नहीं जेल नहीं जा रही हूँ। दरअसल यह गवर्नमेंट सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैदी रहते हैं। जेल में तो नॉर्मल कैदी रहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में वह कैदी रहते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं और जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। रहने के लिए यहाँ घर भी होता है और बिल्कुल घर जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर बंद लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उनकी सजा इस सोसाइटी के अंदर कटती है। और मैंने कल आपको बताया ना, मेरा नया पेशेंट आकर्ष ठकराल, वह इसी जगह रहता है। आज मुझे उसके दूसरे सेशन के लिए उसे बाहर ले जाना है, इसके लिए मुझे उस जेल हाउस में जाना होगा। एपिसोड 7, सीरियल किलर। इश्क की गाड़ी जेल हाउस के सामने आकर रुकती है। इश्क यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन सिर्फ एक बार, और वह भी अपनी पूरी टीम के साथ। इसीलिए उसने कभी भी इस जेल हाउस को उतना गौर से नहीं देखा था। पर आज जब वह इस जगह को देख रही है तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों, पर यहाँ की हवाएं उसे अजीब सा एहसास करवा रही है। इश्क अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और जेल हाउस को एक नज़र देखने लगती है। 6 मंजिला इमारत का यह जेल हाउस हर जगह से सिक्योरिटी से पैक है। वहां पर जगह जगह उसे हाथ में हथियार लिए पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। ऊपर से हर 1 किलोमीटर के दायरे में 3 सीसीटीवी कैमरा थे, जो हर तरह से लोगों पर निगरानी रखे हुए थे। इश्क की डिटेल पहले ही यहाँ के हेड ऑफिसर को मिल चुकी थी।
इसीलिए सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद इश्क सीधे जेल के अंदर आ जाती है। गार्डन एरिया से होते हुए जैसे ही वह बिल्डिंग की तरह बढ़ती है, उसकी नज़र वहां पर कुछ लोगों पर पड़ती है। दिखने में वह लोग शरीफ घर के लग रहे थे। कोई उन्हें देखकर नहीं बता सकता था कि वह लोग अपराधी हैं, और इतने बड़े अपराधी हैं कि उन्हें आम अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता है। और साथ ही वह लोग बहुत ही अमीर और रईस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनके लिए जेल हाउस बनाया गया है। पर यहाँ पर वह सब अपनी सजा काट रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए उन्हें सबसे पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। कुछ लोग अपनी सजा इस तरीके से काट रहे हैं कि वह कहीं पर छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। उनके परिवार वाले बहुत रईस और अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं कैफेटेरिया में या पिज्जा हाउस में छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कुछ लोग एनजीओ में काम करते हैं, विडो आश्रम में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और समाज सेवा के काम करते हैं। इसीलिए इन लोगों की सजा में सुधार किया जाता है। बिल्डिंग नंबर 1 की तरफ बढ़कर नीचे इश्क रिसेप्शन पर अपना आई कार्ड दिखाती है और रजिस्टर में एंट्री करती है। वहां पर खड़ा पुलिसकर्मी जब इश्क को एंट्री करता हुआ देखता है और हैरानी से कहता है, आप आकर्ष ठकराल से मिलने जा रही हैं। आपने फ्लोर नंबर 3 लिखा हुआ है। और वहां पर सिर्फ आकर्ष ठकराल ही रहता है। इश्क रजिस्टर पर साइन करते हुए हाँ में सर हिलाती है और कहती है, जी मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और वह मेरा पेशेंट है। रिसेप्शन पर मौजूद उस शख्स ने हैरान नजरों से इश्क को देखा और अपने मन में कहने लगा, इतनी मासूम सी बच्ची को ऐसे शैतान का इलाज करना है। हे भगवान, इस बच्ची की रक्षा करना। इश्क वहां से सीधे आकर्ष के फ्लोर पर जाती है। लिफ्ट ओपन होते ही सामने ही उसे दरवाजा नजर आता है। वह सीधे दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। आकर्ष इस समय सिर्फ अपने पेट में था और उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। वह एक टॉवल से अपनी अपर बॉडी पोंछ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला उसकी निगाहें पलटकर दरवाजे की तरफ चली गई। इश्क की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। आकर्ष शायद अभी बाथरूम से नहाकर ही आया था, क्योंकि उसके बालों से पानी टपक रहा था। इश्क के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वह अंदर कदम ही नहीं रख पा रही थी। उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई और उसकी नजरें आकर्ष के उस चौड़े सीने पर चली गई, जिस पर इस समय पानी की बूंद चमक रही थी। इश्क को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन के जैसे भाग रही है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आकर्ष की आवाज सुनकर इश्क अपने ख्यालों से बाहर आती है और घबराई हुई नजरों से आकर्ष को देखने लगती है। कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। आकर्ष को पता तो नहीं चल गया कि वह कैसी नजरों से आकर्ष को देख रही थी। उसने जल्दी से अपने विचारों को झटका और एक गहरी सांस ली। उसने बनावटी मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसे आकर्ष की अपर बॉडी ना देखनी पड़े। इश्क को अब अपनी बेवकूफी पर खुद ही अफसोस हो रहा था। उसने बेसिक मैनर्स को भी फॉलो नहीं किया। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करना एक कॉमन सेंस होती है। इश्क इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? अब उसे अपने ही किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वह धीरे धीरे अंदर आती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह इश्क को अंदर आया हुआ देखकर अपने गीले टॉवल को पास में रखे हुई एक चेयर पर फेंकता है और फिर अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। उसने अलमारी खोली और वहीं से एक शर्ट निकाली, पर उसका चेहरा अलमारी की तरफ था।
तो इश्क की तरफ उसकी पीठ थी। इश्क उसकी पीठ को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी तिरछी नजरें आखिरकार उसकी पीठ पर चली ही जाती है। आकर्ष अपनी शर्ट ढूंढ रहा था जो उसे पहननी थी, लेकिन इश्क की नजरें उसकी पीठ पर ही टिकी हुई थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरी और खुद को ही मन में गाली देने लगी कि वह कैसे बेवकूफ की तरह आकर्ष की पीठ को देख रही थी। अपने मन में खुद को गाली देते हुए इश्क ने खुद से ही कहा, छी, कितनी गंदी सोच है तेरी। माना यह इंसान दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, या फिर यह बहुत हैंडसम है। इसकी बॉडी सच में किसी परफेक्ट मॉडल की तरह है, लेकिन फिर भी यह मेरा पेशेंट है। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अगर इसे पता चल गया ना कि इस वक्त इसे देखकर मेरे मन में क्या चल रहा है, तो इलाज तो दूर की बात है, यह मुझे अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। आप बैठ क्यों नहीं रही है? एक बार फिर आकर्ष की आवाज से इश्क होश में आती है। वह देखती है आकर्ष अपना शर्ट पहनकर तैयार हो चुका है और उसे बैठने के लिए कह रहा है। इश्क ने मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां लगे एक छोटी सी स्टूल पर वह बैठ जाती है। इश्क देखती है यह हॉल जैसा रूम है, मतलब रूम तो है ही नहीं, एक बड़ा सा हॉल है जिसके बीच में कर्टन्स लगाकर दूसरी तरफ एक सिंगल बेड रखा गया है। साथ में ही एक छोटा सा सेल्फ लगाकर किचन एरिया बनाया गया है और उसी के सामने बैठने के लिए 2 कुर्सी और एक टेबल रखी गई है। खिड़की बड़ी है, लेकिन खिड़की पर भी ग्रिल लगी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो यह कमरे जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं मौजूद है। आकर्ष भी आकर इश्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। इश्क अभी तक अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी, लेकिन जैसे ही आकर्ष उसके सामने बैठता है, वह आकर्ष को देखने लगती है। एक आधी बाजू की शर्ट के साथ यह बंदा सच में किसी मॉडल के जैसा लग रहा था। ऊपर से कयामत यह की कने शर्ट भी ब्लैक कलर की पहनी हुई थी। 2 मिनट तक जब इश्क ने कुछ भी नहीं कहा, तो आकर्ष ने खुद ही कहा, आपके यहाँ आने की कोई खास वजह? इश्क फिर से हैरान हो गई। यह तीसरी बार था जब आकर्ष उसे होश में ला रहा है और वह हर बार आकर्ष को देखकर एक अलग दुनिया में खो रही थी। उसने जल्दी से इस बार खुद के सारे विचारों को डस्टबिन में डाल दिया और बिल्कुल एक सभ्य इंसान की तरह वहां पर तन कर बैठ गई। उसने जल्दी से गहरी सांस छोड़ी और आकर्ष को देखकर कहने लगी, आकर्ष, मैंने एग्रीमेंट लेटर जेलर को सबमिट करवा दिया है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि आज तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 1 घंटे की परमिशन दी है। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकर्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। इश्क हैरान थी। कल के मुकाबले आकर्ष आज बहुत ज्यादा सभ्य बनने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और उस छोटी सी अलमारी में फिर से चला जाता है। वह वहां से बैंड घड़ी जैसा कुछ निकालता है और फिर उसे अपने हाथ में पहन लेता है। इश्क हैरान हो जाती है यह देखकर कि उस घड़ी को उसने अपने हाथ में पहनने के बाद उसे एक चाबी से लॉक कर दिया। उसके बाद वह इश्क को देखकर कहता है, चले। इश्क में सर हिलाती है और आकर्ष के साथ वहां से बाहर आ जाती है। वह लोग लिफ्ट से वापस ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, पर जैसे ही वह लोग लॉबी में पहुंचते हैं, वैसे ही इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। सामने स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही थी और उसे देखकर इश्क हैरान हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ में एक आदमी को दिखाया जा रहा था जिसकी अभी 2 दिन पहले ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर के सभी अंगों को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया गया था। हेडलाइन में बताया जा रहा था,
कि हत्यारे ने इस शख्स के सीने पर कम से कम 20 बार वेपन से वार किया है। उसका सीना पूरी तरह से छलनी हो गया था और उसके हाथों की सारी उंगलियां कटी हुई थी। पर तभी इश्क की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां से यह न्यूज़ लाइव दिखाई जा रही थी। उस जगह को देखकर इश्क की सांस तेजी से चलने लगती है। यह तो उसी का मोहल्ला था। हाँ, यह जगह उसके घर से 2 ब्लॉक छोड़कर ही तो है। कभी कभी जॉगिंग के दौरान इश्क उस तरफ निकल जाया करती थी, इसीलिए वह जगह उसे अच्छी तरह से याद है। मुझे लगता है यह किसी सीरियल के काम है। इतनी भयंकर तरीके से तो बस कोई सीरियल किलर ही खून कर सकता है। इश्क ने डरते हुए आकर्ष की तरफ देखा तो आकर्ष बस बड़ी बड़ी आंखों से इश्क को देखकर हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैंने अक्सर न्यूज़ में ऐसा देखा है। ऐसा खून करने का तरीका सिर्फ सीरियल किलर का ही होता है। इश्क दोबारा से स्क्रीन पर चल रहे उस न्यूज़ को देखने लगती है और उसका चेहरा पसीने से भर गया था। उनके मोहल्ले में ऐसा केस पहले कभी नहीं आया था। यह पहली बार था जब उसकी कॉलोनी को किसी बड़े क्राइम के लिए टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। 2 मिनट बाद इश्क महसूस करती है कि वह अपनी जगह पर अकेली खड़ी है। आकर्ष उसके आसपास नहीं है। उसे अपने पास न पाकर इश्क हैरान हो जाती है और घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती है। एपिसोड 8 हथकड़ी। इश्क यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाकर आकर्ष को ढूंढ रही थी। उसे आकर्ष अपने आसपास नजर नहीं आ रहा था। उसे बहुत घबराहट होने लगी। तभी उसका ध्यान दरवाजे के पास लगे वाटर कूलर के पास जाता है जहां पर आकर्ष खड़ा था और इस वक्त एक छोटे से प्लास्टिक के कप में पानी डालकर उसे पी रहा था। आकर्ष को देखकर इश्क ने एक राहत की सांस ली। आकर्ष पानी पीकर कप को एक डस्टबिन में डालता है और इश्क के पास आते हुए अपना मुंह साफ करता है। उसके होठों के किनारे पर लगी हुई पानी की बूंद इश्क को साफ नजर आ रही थी। इश्क के पास आकर आकर्ष ने बहुत ही सरल भाषा में कहा, सॉरी, मैं पानी की बोतल लाना भूल गया हूँ। प्यास लग रही थी। चले? इश्क हाँ में सर हिलाती है। वह एक नज़र एलईडी स्क्रीन को देखती है और फिर वहां से आगे बढ़ जाती है। लेकिन आकर्ष जब इश्क के पीछे अपने कदम बढ़ाता है तो उसकी नज़र एलईडी स्क्रीन के ऊपर जाती है और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। इश्क आकर्ष को लेकर पास के ही एक मॉल में गई थी, लेकिन उसके नंबर पर जीपीआरएस ऑन था। क्योंकि आकर्ष एक अपराधी था तो इसीलिए इस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्क के ऊपर थी। इश्क ने मॉल इसीलिए चुना था क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग थे और वह यही देखना चाहती थी कि लोगों के बीच आकर्ष का रिएक्शन कैसा होता है। पर जब वह लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो इश्क देखती है आकर्ष बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही वह कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। कल के मुकाबले आज उसका रिएक्शन बहुत ही सौम्य था। इश्क की नज़र आकर्ष के हाथ पर पड़े हुए उस बैंड पर जाती है जो उसे सुबह से ही खटक रहा था। आखिरकार उसने पूछ लिया, आकर्ष, तुम्हारे हाथों में यह घड़ी कैसी है? मतलब दिखने में तो घड़ी जैसी है, पर यह घड़ी नहीं है। यह क्या है? आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ टेबल पर सही से रखते हुए अपने हाथ में पहने हुए उस बैंड को दिखाते हुए कहता है, तुमने सही पहचाना डॉक्टर, यह घड़ी नहीं है, दरअसल यह हथकड़ी है। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। हथकड़ी? लेकिन यह हथकड़ी जैसी तो लग नहीं रही है। उसने कई बार हथकड़ी दिल्ली है, पर यह चीज कुछ अलग है। वह हैरानी से आकर्ष को देखती है। उसकी हैरानी को समझते हुए आकर्ष उस बैंड को इश्क के पूरा सामने करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो
कि यह हथकड़ी जैसी नहीं लगती है, और देखने वाला भी यही सोचता है कि यह हथकड़ी नहीं है बल्कि किसी स्मार्ट वॉच के जैसा दिखता है। लेकिन दरअसल है यह हथकड़ी ही है। इस हथकड़ी को स्पेशल हम लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्पेशल कैदी होते हैं और इसे हमारे हाथ में पहना देते हैं। दरअसल इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो जेल के अधिकारियों को यह बताता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उनके पास इतना एक्सेस है कि वह लोग चाहे तो अभी इसी वक्त मेरी लोकेशन को ट्रेस करके यहाँ आ भी सकते हैं, और अगर वह लोग चाहे तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे हमारी बातें भी सुन सकते हैं। उसकी बात सुनकर इश्क बड़ी बड़ी नजरों से उस हथकड़ी को देखने लग जाती है। सच में यह चीज इतनी ज्यादा काम की है, यही सोचते हुए इश्क आकर्ष को देखती है। तो आकर्ष हाँ में सर हिलता है और कहता है, हाँ डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ। इस हथकड़ी की अपनी ही स्पेशलिटी यह है कि यह सिर्फ चाबी से खुल सकती है, ना तो यह टूटेगी और ना ही यह निकल जाएगी। और अगर इसे जबरदस्ती खुद से अलग करने की कोशिश की जाएगी या फिर जबरदस्ती से तोड़कर निकल जाएगा तो इसके अंदर से एक करंट रिलीज होता है, और वह करंट इतना जोरदार होता है कि जिस इंसान ने इसे पहना होगा वह 2 से 3 घंटे के लिए कोमा में जा सकता है, और इतना वक्त काफी होता है पुलिस फोर्स को आने में। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस हथकड़ी को सिर्फ चाबी से ही खोला जाए। इसकी एक चाबी हमारे पास जरूर होती है, लेकिन जेल हाउस से निकलने के साथ ही हमें वह चाबी हमारे गार्डियन को देनी होती है, और हम बिना चाबी के ही वहां से निकलते हैं। इसके अलावा मास्टर की जेल अधिकारी के पास होती है, और इन सब के अलावा इस हथकड़ी को अपने हाथ से निकालने का और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं चाहकर भी इस हथकड़ी के साथ कहीं भाग नहीं सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उनके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा और वह लोग तुरंत इसका करंट रिलीज कर देंगे। जिनकी बॉडी अच्छी होती है या फिर जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं वह तो फिर भी कोमा में चले जाते हैं, लेकिन कई बार कमजोर लोग इस करंट की वजह से मर भी सकते हैं। इसलिए मैं ऐसी फालतू कोशिश करना भी नहीं चाहता हूँ। इश्क उसकी पूरी बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कैदियों को सजा देने का यह भी एक तरीका हो सकता है। जाहिर सी बात है यह कोई छोटा मोटा अपराधी भी नहीं था। इसने एक छोटी सी उम्र में अपने माँ और उसके प्रेमी की हत्या की थी। भले ही यह एक संगीन जुर्म था, लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक अपराधी है। एक वेटर उनके पास पानी का ग्लास लेकर आता है। वह इश्क के सामने उसका ग्लास रखता है, और फिर दूसरी तरफ से वह आकर्ष के सामने पानी का ग्लास रखने ही वाला था कि उसके हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है, और ट्रे और पानी दोनों एक साथ आकर्ष के ऊपर गिर जाते हैं। इश्क इस वाक्य से बहुत घबरा जाती है। उसे लगा जैसे कि आकर्ष इस वेटर पर नाराज होगा, गुस्सा करेगा, उस पर चिल्लाएगा और उसे थप्पड़ भी मार देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आकर्ष ने अपने हाथ से पानी झाड़ दिया और उस वेटर को संभालते हुए कहा, अरे भाई संभाल कर। वेटर जल्दी से हाथ पैर जोड़ते हुए कहने लगा, माफ कर दीजिए सर, गलती से मेरा पैर फिसल गया था, मैं अभी साफ कर देता हूँ। प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। आकर्ष ने उसे संभाल कर खड़ा किया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मेरे कपड़े थोड़े से खराब हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, तुम जाओ अपना काम करो। आकर्ष के ऐसा कहने पर इश्क हैरान हो जाती है।
यह एक मेंटल पेशेंट है भी या नहीं। एपिसोड 9, फिजियोथेरेपिस्ट। इश्क अपने घर वापस आती है। घर वापस आते ही उसकी माँ दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए इश्क को सोफे पर बिठाया और खुद पानी लेने के लिए किचन में चली गई। वह किचन में फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए इश्क से कहती है, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? ठीक ही था। कुछ खास नहीं माँ, इश्क ने धीरे से कहा, जैसे कि आज के दिन की उसे कुछ खास परवाह नहीं है। माँ ने भी हंसते हुए कहा, ठीक था। रोज तो तुम कहती हो कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा था। आज तुम कह रही हो ठीक था। इसका मतलब तुम्हारा दिन कुछ खास नहीं गया। इश्क आकर्ष के बारे में सोचने लगी। वह अपनी माँ को देखकर कहने लगी, माँ आज उसका रवैया पहले के मुकाबले काफी सामान्य था। मैंने आज उसमें काफी बदलाव नोटिस किए हैं। कल जहां वह मेरी बात सुन नहीं रहा था, तो वहीं आज वह मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ मेरी बात ही सुनना चाहता है। उसकी माँ ग्लास को ट्रे में रखती है और इश्क के पास आते हुए कहती है, हाँ तो यह तो अच्छी बात है ना। तुम डॉक्टर हो, उसे तुम्हारी बात सुननी ही चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस पेशेंट को भी जल्दी ठीक कर दोगी, जैसे तुमने अपने बाकी पेशेंट को ठीक किया है। अपनी माँ का विश्वास देखकर इश्क के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपनी माँ को एक हाथ के घेरे से अपनी बाहों में ले लेती है और उनके कंधे पर सर रखते हुए कहती है, थैंक यू माँ, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। इश्क पानी का गिलास उठाकर उसे पीने लगती है। तो उसकी माँ उससे आगे कहती है, तो क्या किया तुम दोनों ने एक साथ? इश्क पानी पी ही रही थी कि तभी उसके माँ का सवाल उसके कानों में आता है। आखिरी घूंट को अपने गले से नीचे उतारकर उसने अपने मुंह को बेढंग तरीके से हाथों से ही पूछ लिया। इश्क ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा, कुछ नहीं, हम बस एक पास के मॉल में गए थे, क्योंकि मुझे जानना था कि ज्यादा लोगों के बीच उसका रवैया कैसा है। पर वह सामान्य था, मतलब उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। और मैं चाहती थी कि वह वहां पर किसी से बात करें, ताकि मैं उसके एक्सप्रेशन पहचान सकूं और उसके अंदर छुपी बातों का पता लगा सकूं। तो उसने किसी से बात की। इश्क की माँ ने उससे सवाल किया। तो इश्क अचानक से उस पल में चली जाती है जब आकर्ष ने उस वेटर से बात की थी। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ उसने बात तो की, पर मुझे उसकी बातों में भी कुछ बात महसूस हुई थी। माँ हैरान हो गई और उसने इश्क के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा क्यों? इश्क जल्दी से कहती है, माँ मैंने उसके केस स्टडी पढ़ी है। उसके मुताबिक उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और वह अपनी चीजों पर कभी भी बाहर का दाग बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन उस वेटर ने जब उसके ऊपर पानी गिराया तो वह सामान्य था। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उल्टा उसने तो इस हादसे को एक गलती बता दिया। वो वेटर के साथ बहुत नॉर्मल बात कर रहा था, उल्टा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, जबकि उसकी फाइल में लिखा था कि उसे बाहरी लोगों का खुद का छूना पसंद नहीं है। यह बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। मुझे लगा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए मैं उसे वहां से लेकर चली गई। हम वहां मॉल में घूम रहे थे, लेकिन उसने हर जगह सामान्य व्यवहार ही किया है। मैं मॉल में घूमते हुए उसके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी बहुत बात की, जैसे कि उसे और क्या पसंद है, उसे क्या करना अच्छा लगता है। उसने मुझे बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, पर वह ज्यादातर नोवेल्स पढ़ता है। इसके अलावा उसे पेंटिंग्स पसंद है। इन सब के अलावा माँ उसने मुझे एक और अजीब चीज बताई। उसने मुझे बताया
कि वह स्टडी ऑफ ह्यूमंस पर पढ़ाई कर रहा है। यह बात सुनकर इश्क की माँ हैरान हो जाती है और वह हैरानी से इश्क को देखते हुए कहती है, क्या फिजियोथेरेपिस्ट ना? इश्क हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं भी बहुत चौंक गई थी जब मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में सुना तो। पर उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी स्टडी में उसकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट बनने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट सब्जेक्ट था। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी डर जरूर गई थी, लेकिन मैंने उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दरअसल मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। अगर एक तरह से उसकी सारी बुरी बातें हटा दी जाए तो वह एक अच्छा इंसान है। मतलब उसे पेंटिंग्स करना पसंद है, उसे ह्यूमंस के ऊपर पढ़ाई करना पसंद है, उसे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। लेकिन यह सारी बातें उसे पागल करार नहीं देती है। इश्क की माँ ने उसे देखते हुए कहा, क्या वह इंसान पागल नहीं लगता है? वह एक मुजरिम है। उसने एक जुर्म किया है और उसके बावजूद वह एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है। तो मुझे अपने आप में उसे पागल महसूस करवा रही है। इश्क ने घूर कर अपनी माँ को देखा और कहा, माँ आप मेरे पेशेंट के लिए ऐसा नहीं बोल सकती हैं। दिमागी तौर पर बीमार जरूर है, लेकिन वह पागल नहीं है। अगर वह पागल होता तो फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई नहीं कर रहा होता। आपको पता है ना वह कितना हार्ड कोर्स है, इसीलिए तो मैंने वह नहीं चुना था। मुझे साइकेट्रिस्ट बनना ज्यादा इजी लगा। माँ जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और किचन की तरफ जाते हुए कहती है, तो अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम्हारे पेशेंट ने तो तुम्हें पूरा घुमा कर रख दिया है। वह ना तुम्हें सीधे तरीके से अपने बारे में सब कुछ बता रहा है और ना ही तुम पता कर पा रही हो। तो अब उसका इलाज कैसे करोगी? इश्क का चेहरा कुछ सोचने वाले अंदाज में ऊपर की तरफ उठता है और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए आकर्ष को याद करती है और कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए वकील बन जाऊंगी। उसकी माँ ने उसे हैरानी से देखा तो इश्क एक शरारती नजरों के साथ अपनी माँ को देखती है और कहती है, जैसे एक वकील को किसी मुजरिम का सच पता करने के लिए उसके जैसा सोचना पड़ता है, उसी तरीके से इस पेशेंट के दिमाग को सही करने के लिए मुझे भी इसके दिमाग के जैसा ही सोचना होगा। एपिसोड 10। इश्क के कमरे में अनजान शख्स। इश्क को किसी विचार में खोया देख उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अरे क्या हो गया? साइकेट्रिस्ट कम वकील साहिबा किस सोच में डूबी हुई हो? कहीं अपने पेशेंट के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? यह कहते हुए इश्क की माँ हंसने लगती है। अपनी माँ के हंसने पर इश्क घूर कर उन्हें देखती है और कहती है, माँ आप हंसना बंद कीजिए। मैं यहाँ पर परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। इश्क की माँ ने हंसना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। इश्क कुछ सोचते हुए कहती है, माँ अब तक एक चीज मैंने नोटिस की है कि आकर्ष का व्यवहार जितना सभ्य है और वह जितना सरलता से चीजों को हैंडल करता है, मुझे हैरानी है यह जानकर कि वह एक खूनी है। ऐसा इंसान खून कैसे कर सकता है? इश्क ने जिस तरीके से यह कहा था उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। वह इश्क को देखकर कहने लगती है, तो तुम्हें लगता है कि वह इंसान खूनी नहीं है, उसे फंसाया गया है। इश्क अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बेफिक्री के साथ कहती है, वह मैं नहीं जानती कि वह खूनी है या उसे फंसाया गया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे 3 महीने तक उसका इलाज करना है और उसके बाद एक एनओसी लेटर पर साइन करके अपना काम खत्म कर लेना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार यह समय खत्म हो जाए, उसके बाद में फ्री और उसके बाद में हम एक लंबी वेकेशन पर जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ कि हम नानी के घर चलते हैं। इश्क की माँ किचन की तरफ जाते हुए कहती है, चल जा झूठी, आई बड़ी नानी के घर जाने वाली। तुझे तो तेरी मामी पसंद नहीं है ना?
इश्क भी अपना हैंडबैग उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मामी पसंद नहीं है, पर नानी तो पसंद है। हम नानी से मिलने गांव चलेंगे। जैसे ही यह केस खत्म हो जाता है और यह बात तय रही। इश्क अपनी माँ के सामने नॉर्मल होकर बात कर रही थी। उन दोनों ने रोज की तरह ही हंसी मजाक की और रोज की तरह ही बातें की। लेकिन अपने कमरे में पहुंचकर इश्क आकर्ष के बारे में ही सोचने लग जाती है। आज का उसका व्यवहार जिस तरीके का था, वह उसे खूनी साबित नहीं होने दे रहा था। इश्क अपनी कुर्सी पर बैठते हुए आकर्ष के बारे में सोचती है और आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। वह अपने मन में कहती है, क्या सच में जो मुझे दिखाया गया था वह सच है या फिर सच कुछ और है। आकर्ष का रवैया ऐसा लग नहीं रहा था कि वह किसी का खून कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि वह इस झूठे केस से जल्दी बाहर आ जाए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। वैसे भी किसी इंसान के ऊपर हत्यारा का टैग होना बहुत बड़ा होता है। उससे भी बड़ा तब होता है जब उसके ऊपर पागल होने का टैग लगता है। आकर्ष को अपने दिमाग को शांत रख आगे की जिंदगी के बारे में सोचना होगा, तभी वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन तभी इश्क को कुछ ऐसा याद आता है जो आज इत्तेफाक से हुआ था, और उसने एक पल के लिए इश्क को हैरान कर दिया था। दरअसल रेस्टोरेंट में जब इश्क और आकर्ष अपनी कॉफी खत्म करके उठे ही थे तो अचानक से इश्क का पैर लड़खड़ा गया था, पर वह गिरे उससे पहले ही आकर्ष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इश्क किसी बच्चे की तरह उसकी बाहों में झूल गई थी और आकर्ष इश्क को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, संभल कर डॉक्टर, आपको चोट लग जाएगी। इश्क हैरान हो गई थी। सच में यह आदमी उसे आज कुछ अलग सा महसूस करवा रहा है, और वह कल से कुछ अलग भी था। लोग कहते हैं किसी भी इंसान को पहली मुलाकात में जज नहीं करना चाहिए। शायद आज इश्क को भी यही लग रहा था कि कल हॉस्पिटल में हुए सेशन को देखकर इश्क ने कुछ ज्यादा ही प्लानिंग कर ली थी। आकर्ष शायद वैसा नहीं है जैसा उसने पहले देखा था। उसके साथ समय बिताने पर वह अच्छे से व्यवहार करता है। इश्क का एक नियम था, कमरे में आकर वह अपने पेशेंट के बारे में नहीं सोचा करती थी। लेकिन आकर्ष उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसने अपने सारे विचारों को दरकिनार किया और जाकर फ्रेश हो गई। उसने रोज की तरह अपना चेहरा साफ किया, साफ कपड़े पहने और बेड पर जाकर लेट गई। हमेशा की तरह उसने कंबल से खुद को ढाका और लाइट ऑफ करके एक मीडियम लाइट की रोशनी में वह फिर से अच्छे कल की उम्मीद में सो जाती है। आधी रात को इश्क की नींद में खलल पड़ने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में ठंड बढ़ती जा रही है। उसके रोंगटे धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं और तभी वह अपनी आधी चेतना में वापस आती है, और इसी के साथ उसके शरीर में एक डर का एहसास आ जाता है, क्योंकि उसके पेट पर उसे एक मजबूत हाथ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी के उंगलियां हैं जो उसके पेट पर सरक रही है। इश्क की घबराहट बढ़ जाती है और वह उंगलियां धीरे धीरे पेट से होते हुए इश्क के सीने की तरफ आने लगती है। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो गई थी और उसका डर भी उसके ऊपर हावी हो रहा था। यह पिछली रात की तरह ही था। उसके नाइट सूट के नीचे के 3 बटन खुले हुए थे और हमेशा की तरह आज भी उसने इनरवियर नहीं पहना था। इश्क उन हाथों को धीरे धीरे अपने सीने तक आता महसूस कर रही थी। इश्क ने अपनी ब्लैंकेट को पकड़ के मुट्ठी में कस लिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा हो गई थी। जैसे जैसे उंगलियों की हरकत बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इश्क की पकड़ अपने ब्लैंकेट पर मजबूत हो रही थी। हाँ, इश्क को डर तो लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखें खोल सके। उसे लगा कि अगर वह आंखें
खुलेगी तो कोई जान से मार देगा। धीरे धीरे वो हाथ इश्क के सीने से होते हुए उसके गले पर आता है और उसके कॉलर बोन से लेकर उसके गर्दन तक को सहलाने लगता है। इश्क के माथे पर सिकन पड़ने लगी थी और उसके चेहरा कांपने भी लगा था। वो हाथ धीरे धीरे करके इश्क के गलों तक आते हैं और उसके गालों से लेकर उसके होठों को सहलाने लगते हैं। इश्क ठंड से भी कांप रही थी और ऊपर से इस हाथों की छुअन उसके अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। इश्क का नाइट सूट उसके सीने से पूरा खुला हुआ था और वह हाथ अपनी कलाकारी दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। यह कुछ ऐसा था जिसे इश्क समझ नहीं पा रही थी। अगर यह कोई सीरियल किलर हुआ तो? जब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल ली और बेड पर बैठ गई। उसने सबसे पहले साइड में रखे हुए ब्लैंकेट से अपने सीने को पूरा कवर किया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। पर यह उसके लिए आश्चर्यजनक था। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था और वह अकेली थी।